आज बिहार एससीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं हम अध्याय 2, जिसमें क्या, कब, कहाँ और कैसे पढ़ेंगे। सोनी का सवाल था। सोनी अपनी सहेली पिंकी के साथ टेलीविज़न देख रही थी। टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा था कि मानव धरती पर हजारों साल से रह रहा है। सोनी सोचने लगी और पिंकी से बोली, इतने इतने वर्षों पहले क्या हुआ यह कोई कैसे जान सकता है। पिंकी, जो सोनी से 5 वर्ष की बड़े थे, इस प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से देना शुरू किया। हजारों साल पहले क्या हुआ यह कैसे पता लगाए। कल क्या हुआ था यह जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविज़न या अखबार की मदद लेते हैं। 10-20 साल पहले क्या हुआ यह हम अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से जान लेते हैं। लेकिन हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था इसकी जानकारी हम इतिहास से प्राप्त करते हैं। यथा हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से लेकर वर्तमान तक की जानकारी हमें इतिहास से ही मिलती है। अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करें। अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। इस काम में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा जाता है। समानतः 3 कालखंड निर्धारित किए गए हैं। कौन सा? समानतः 3 कालखंड निर्धारित किए गए हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनते। प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषता होती है। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलाप से 8वीं सदी यानी 700 से 750 तक का निर्धारण किया जाता है। इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहियों का उपयोग सीखा। खेती एवं पशुपालन और इसी समय गांव एवं कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ और कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। छठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। 8वीं शताब्दी के मध्य 750 ईस्वी तक ये राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। 11वीं सदी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन टेक्निक का विकास हुआ। इस्लाम के माध्यम से नई धारा का भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में विशाल साम्राज्यों का गठन संभव हुआ। सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ और सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ जाता है। इसी के साथ दूसरा प्रमुख काल यह मध्यकाल का अंत होता है। आधुनिक काल का आरंभ 18वीं सदी में होता है, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाए गए। इसे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आगमन में विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इस व्यवस्था को
उपनिवेशवाद कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश द्वारा किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है। स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरोध एक चेतना जागे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारत में इस औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा। 1947 में भारत 1947 में भारत को आजादी मिली और एक नए संविधान बना। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला। यही काल भारत के आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं? मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। इनमें से एक स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तक है। इन पुस्तकों को हम ढूंढकर पढ़ते हैं। इनमें राजा एवं आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ये पुस्तक हाथ से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि प्रायः तारपत्र भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बहुत सी पांडुलिपि अब नष्ट हो चुकी है। कुछ पुस्तकालय में संग्रहालय में सुरक्षित है। पटना खुदा बख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसे अनेक पांडुलिपियां सुरक्षित है। संग्रहालय और अन्य संस्थाओं में भी आप पांडुलिपि देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों में अनेक महाकाव्य, कविताएं एवं नाटक आदि हैं। इनमें से कई संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि अन्य प्राकृत, तमिल एवं कन्नड़ आदि में है। हम अतीत की जानकारी अभिलेख से भी प्राप्त करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतहों पर नुकीले औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए होते हैं। इन अभिलेखों में राजा तथा अन्य महत्वपूर्ण के आदेश और उपलब्धियां वर्णित हैं। इन्हें वैसी जगहों पर लगाया जाता था जहां अधिक से अधिक लोग आते जाते थे, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख और उसमें लिखित आदेशों का पालन कर सके। इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसी वस्तु में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्ति, चित्र और सिक्के आदि आते हैं। ये वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानी जाती है, अर्थात काफी प्राचीन होने के कारण इनके अवशेषों को जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। जैसे पुरातात्विक वस्तुओं में जानवर, पक्षी एवं मछलियों की हड्डियां भी मिलते हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किस आकार प्रकार के जीव पाए जाते थे। अनाज एवं कपड़े के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन कौन से अनाज थे और लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता पर प्रकाश पड़ता है। नोट में था, इस तरह पांडुलिपियां, अभिलेख, सिक्का, पुरातत्व से संबंधित अन्य स्रोतों के आधार पर पुरातत्वविद एवं इतिहासकार अतीत का अध्ययन करता है और इन्हीं स्रोतों के
माध्यम से वे अतीत की व्याख्या करते हैं। सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। खुदाई में मिली वस्तुओं के विश्लेषण में समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो समय निर्धारण के लिए कई विधियां अपनाई जाती है, लेकिन जो समानता प्रचलित है वह है रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति। रेडियो कार्बन विधि तिथि निर्धारण का यह काम भौतिक शास्त्री करते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होता है तब वह जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। जब कोई मर जाता है तब वह वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता है, वह इसे एक निश्चित दर पर खोता रहता है। भौतिक शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु निश्चित करते हैं। तिथियों का मतलब, प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना शक संवत एवं विक्रम संवत के द्वारा होता था के आधार पर होती थी, लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक के रूप में तिथियों की गणना मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। इसमें ईसा मसीह के जीवन को 0 वर्ष माना जाता है। उनके जन्म के पूर्व की सभी तिथियों या आगे अंग्रेजी में BC यानी बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में ईस्वी अर्थात ईसा पूर्व लिखते हैं। इस प्रकार ईस्वी की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से है। जैसे यदि कहीं 2009 यानी AD एनो डोमोनी लिख देते हैं। ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो इनके तर्ज पर ईसा मसीह के जन्म के बाद के 2009 में वर्ष से है। इसी प्रकार यदि वह 2500 ईस्वी लिखा हुआ मिलता है तो इसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म का 2500 वर्ष पहले का समय निर्धारण एक तिथि को निर्धारण ग्राफ को समझ सकते हैं। भौगोलिक पृष्ठभूमि, प्राचीन से लेकर अब तक के भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय की शिखर तक फैले हुए हैं, इसमें कश्मीर, कांगड़ा, किमाओ, सिक्किम के प्रदेश शामिल है। दूसरा, उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तीसरा, दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करते। एक PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तीसरा, दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन। सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं, लेकिन इन पर्वतों में अनेक दर्रे हैं जैसे खैबर, बोलन एवं गोमल दर्रा।
इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता था। दर्रा पहाड़ियों के बीच संकरे रास्ते होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसे स्थान हैं, जहां लगभग 6000 BC में लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। भेड़, बकरी तथा गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही सिंधु एवं इसकी सहायक नदियां बहती है। सहायक नदियां आगे चलकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गोरो, खासी, जयंतिया, मिशिमी और नागा पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ के आदिवासी मानव समाज की पहचान है। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणीय संस्कृति का निर्माण किया था। महापाषाणीय संस्कृति में मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र के नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियां बहती है। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डिहवा एवं चौपानी मांडो ऐसे स्थल हैं जहां सबसे पहले चावल उपजाया जाता था। उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। भौगोलिक रूपरेखा के इस विवरण से स्पष्ट होता है कि इस उपमहाद्वीप में अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने अपने ढंग से मानव समाज का निर्माण कर रहे थे, परंतु ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। ये लोग ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी तथा समुद्रों में जोखिम उठाकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करते थे और उपयोगी वस्तुओं का विनिमय करते थे। इसके अलावा लोगों को शिक्षा देने के लिए धार्मिक गुरु भी हमेशा भ्रमण करते रहते थे। यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के लोग भी खैबर, बोलन, गोमल के रास्ते भारत आते थे। इस आगमन से हमारी संस्कृति परंपरा समृद्ध हुई। देश का नाम हम अपने देश के लिए प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश अथवा इंडोस कहा तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। फारसी में यही शब्द हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण था। इसी तरह एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भारत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अतः प्राप्त स्रोत एवं साक्ष्यों के आधार पर आप प्राचीन भारत के इतिहास के आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में भारत में मानव जीवन कैसा था, प्रारंभिक समाज कैसा था, इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, यह सब आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। और कल हम आइए याद कर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में जानेंगे। इनका सारांश के बारे में पूरा जानेंगे कल।